नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे राजस्थान की कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि हाल ही में एक खबर सामने आई है राजस्थान से, जहां पर बताते चले कि परिवार का पेट भरने के लिए सब्जी बेचने को मजबूर है ये खिलाड़ी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये एक खिलाड़ी है जिसने इंटरनेशनल गोलकीपर का चैलेंज स्वीकार करते हुए गोल दागा था, और उसके बाद लक्ष्मण अब सब्जी बेचने के लिए मजबूर है। आपको बता दें, हर कोई भारतीय हॉकी टीम का भविष्य खिलाड़ी देखने लगा था, और लक्ष्मण सोलंकी कहते हैं कि कुछ समय तो ठीक चला, फिर लक्ष्मण का एक्सीडेंट हो गया और सड़क हादसे की वजह से वो 6 महीने तक बिस्तर पर रहे। जब वापस हॉकी के मैदान में लौटे तो उन्होंने देखा कि अरमान अब उनके टूट चुके थे। और ये तस्वीर राजस्थान के पाली जिले के निमाज कस्बे के बस स्टैंड की है। इसमें सब्जी बेचने वाला नाम का जो ये शख्स है, इसका नाम लक्ष्मण सोलंकी बताया जा रहा है, और ये हॉकी के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। 2 बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया। ख्वाब इंटरनेशनल लेवल से भारत के लिए मेडल लाने का था, मगर लक्ष्मण की किस्मत दगा कर गई और इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी बनने के अरमान टूट गए। इसी के साथ ही विपरीत हालातों के बीच स्कूल से भी नाता टूट गया था, और इस दौरान इसके बाद लक्ष्मण सोलंकी का हॉकी के साथ पूरी तरह से रिश्ता खत्म हो गया। खुद का इलाज खर्च और परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से लक्ष्मण ने कस्बे के बस स्टैंड पर सब्जी की एक दुकान लगा ली है। हालांकि अभी भी अक्सर लक्ष्मण शाम को खेल के मैदान पर युवाओं के साथ हॉकी खेलते नजर आते हैं। और एक और जहां कोरोना महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में दोबारा पैर पसारता हुआ देखने मिल रहा है, और इसी बीच अब राजस्थान के लिए भी अच्छी बात यह है कि यहां पर धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही है। इसी क्रम में बुधवार का दिन प्रदेश के लिए बेहद खास रहा, जहां दरअसल प्रदेश में 542 दिन में गुरुवार को 3 रिकॉर्ड बनाए गए। यहां एक ऐसा पहला मौका था जब देश के सभी राज्यों में सबसे कम रोगी राजस्थान में सामने आए। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में सिर्फ 3 रोगी मिले। जानकारी माने तो प्रदेश में 530 लोग यानी करीब 1.5 साल के न्यूनतम रोगियों का रिकॉर्ड किया गया, जहां पर एक और कोरोना की रफ्तार जो है लगातार धीमी पड़ती जा रही है, और गुरुवार को सबसे कम रोगी राजस्थान में दर्ज किए गए। वहीं बड़ी बात यह भी है कि अगस्त में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। गुरुवार को भी एक भी मौत का मामला प्रदेश में सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि प्रदेश में हालांकि कोरोना की रफ्तार कम होती दिखाई दे रही है, वहीं इसी बीच प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को प्रदेश में कुल 3,09,05 सैंपल टेस्ट किए गए। इनमें सिर्फ 3 रोगी मिले, और अब राजस्थान में पॉजिटिव दर पहली बार 0.009% हो गई है, जो अब तक की सबसे कम प्रतिशत है। इसी तरह से अच्छी बात यह भी मानी जा रही है कि राजस्थान में तेजी के साथ वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। पहले जहां यह खबर सामने आई थी कि गांव में लोग वैक्सीनेशन से घबरा रहे हैं, तो वहीं अब समझाकर लोगों को वैक्सीन के लिए मनाया जा रहा है। और अगस्त के महीने की बात की जाए तो इस महीने 78% टीके गांव में लगाए गए हैं। वहीं गुरुवार को प्रदेश में दूसरी डोज लगाने वालों का आंकड़ा गुरुवार को 1 करोड़ के पार पहुंच गया। जानकारों का कहना है कि टीका योग्य 60% आबादी को सिंगल और 20% आबादी को दोनों डोज लगाने वाले राजस्थान पहला एक राज्य बन गया है। और राजस्थान में रोजगार के अवसर बढ़ाने और रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को संशोधित कर इसके अधिनियम के लिए अधिक सुगम और लाभकारी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना के प्रावधानों और इसके लिए मार्गदर्शिकों में संशोधन के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। गहलोत द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार योजना के अंतर्गत
ऋण और ब्याज अनुदान के लिए भारत सरकार द्वारा परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यम की पात्र होंगे। साथ ही बता दें, ब्याज अनुदान के लिए आवेदन प्रक्रिया को कई स्तर पर सरलीकृत किया जाएगा। एक सरकारी बयान के अनुसार योजना के नए प्रावधान के अनुसार ऋण देने वाले वित्तीय संस्थान द्वारा अपनी योजनाओं को सरकार ने आगे रखा है और इन योजनाओं के तहत वितरित ऋण और प्रकरण में ब्याज अनुदान के लिए आवेदन जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा समिति को भेजने की अनिवार्यता नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों को जहां पर जिला नोडल अधिकारी के स्तर पर ही अनुदान किए जाएंगे, वहां पर पत्रता स्वीकार कर निरस्त कर दिया जाएगा और राजस्थान अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थान के रूप में ऋण उपलब्ध करा सकेगा। नए प्रस्ताव के अनुसार हस्तशिल्पी, दस्तकार और शिल्पी कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज राशि का 100% पुनर्भरण अनुदान के रूप में दिया होगा। ऐसे में बुनकर कार्ड धारक बुनकरों के लिए 1 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज राशि 100% पुनर्भरण के वर्तमान में प्रचलित सुविधा जारी रहेगी। वहीं लंबे समय से अभिभावक निजी स्कूलों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। फीस वृद्धि और कोरोना में फीस वसूली का मुद्दा बीते 1.5 साल से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका है। अभिभावक स्कूल संचालकों और शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों से गुहार भी लगा चुके हैं और इनके खिलाफ कई बार प्रदर्शन भी किया जा चुका है, लेकिन अब अभिभावकों ने विधानसभा घेराव की रणनीति तैयार कर ली है। 9 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान अभिभावक संघ 13 सितंबर को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। आंदोलन की चेतावनी और रूपरेखा को लेकर आज अभिभावक संघ ने प्रेस वार्ता की, जिसमें संघ के पदाधिकारियों ने विधानसभा सत्र से पहले 9 सूत्री मांगों की पूरी करने की मांग रखी है। और इस दौरान राजस्थान अभिभावक संघ लगातार प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा ने कहा है कि सरकार 1 सितंबर से स्कूल खोलने जा रही है, लेकिन ये जल्दबाजी होगी। सरकार से मांग करते हैं कि स्कूल खोलने से पहले संपूर्ण टीकाकरण किया जाए और उसके बाद ही स्कूल खोला जाए। साथ ही आपको बता दें, सरकार बच्चों को समान शिक्षा देने के लिए निजी स्कूलों में अपने अधीन करे। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस का वार्षिक शुल्क 15% निर्धारित किया जाए। ग्रामीण और गरीब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा लेने के सरकार माध्यम उपलब्ध कराए। ऐसे में स्कूल में प्रवेश के लिए टीसी की अनिवार्यता समाप्त की जाए और निजी स्कूल को सरकार सूचना के अधिकार में लाए। साथ ही शिक्षा को कोऑपरेटिव से हाथों में निकाल कर सरकार अपने हाथों में ले, ताकि शिक्षा को बचाया जा सके। साथ ही अगर सरकार हमारी इन मांगों को विधानसभा सत्र से पहले पूरा नहीं कर लेती तो 13 सितंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। और इसी बीच जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग द्वितीय जोधपुर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जहां उन्होंने कहा है कि ग्राहक को बेचे गए सामान को सुरक्षित हालात में डिलीवरी करने का दायित्व विक्रेता का होता है। इसीलिए सामान को घर तक ले जाने के लिए दी गई पैकिंग सामग्री की कीमत वसूल करने का विक्रेता को अधिकार नहीं है। ग्राहक को सामान के साथ दिए गए कैरी बैग की कीमत वसूलने को लेकर यह मामला सामने आया, जहां पर इस मामले में आयोग ने दुकानदार पर 4,000 रुपए का हर्जाना लगा दिया है। जोधपुर निवासी उपेंद्र कुमार ने आयोग के समक्ष सरदारपुरा स्थित एक वाइल्ड क्राफ्ट इंडिया लिमिटेड के विरुद्ध परिवारवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसने शोरूम से जुलाई 2019 में रेडीमेड कपड़े खरीदे थे। फर्म ने सामान के साथ उसे दिए गए कैरी बैग की कीमत 8.92 रुपए भी नाजायज रूप से बिल में जोड़कर उससे वसूल कर लिए और उसके बाद कैरी बैग पर फर्म का नाम छपवाकर विज्ञापन भी किया जाए। इसी बीच आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर लाटा, सदस्य डॉक्टर अनुराधा व्यास और आनंद सिंह सोलंकी की बेंच ने सुनवाई के बाद कहा कि माल विक्रय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्राहक को विक्रय किए गए सामान की सुरक्षित डिलीवरी दोनों का दायित्व विक्रेता का होता है, जिसके कारण सामान सही हालत में ले जाने के लिए दिए गए कैरी बैग या पैकिंग सामग्री की कीमत वसूल करने का दुकानदार को कोई अधिकार नहीं है।
तो वहीं दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली सादुलपुर विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया 28 अगस्त को अपने विधानसभा क्षेत्र में सर्व समाज के सहयोग से ओलंपिक पदक विजेताओं समेत राजस्थान के टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। आगे आपको बता दें कि पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने बताया है कि राजगढ़ के सीनियर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में करीब 1 दर्जन ओलंपियंस का स्वागत किया जाएगा। साथ ही इन खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। सभी खिलाड़ियों ने कार्यक्रम में आने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही भी बताया जा रहा है कि सम्मान समारोह में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि दहिया, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया, ओलंपिक में भाग लेने वाले और अपने खेल से लोगों का दिल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया, कुश्ती के दीपक पुनिया, ओलंपिक फाइनल्स में पहुंचने वाली डिस्क थ्रोअर कमलप्रीत कौर, शूटिंग के मनु भाकर शामिल होंगे। राजस्थान से इस बार ओलंपिक में 4 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भारत का टोक्यो ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया है। और जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने शातिर चोर गिरोह का खुलासा करते हुए इस गिरोह के मुख्य सरगना मिथुन मैडा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी द्वारा पूछताछ में शहर में हुई 10 से अधिक चोरियों की वारदात करना कबूल किया गया। बताते चलें कि एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने बताया है कि शहर में लगातार बढ़ रही चोरियों की वारदात को रोकने के लिए कोतवाली थाना अधिकारी रतन सिंह चौहान ने और राज तालाब चौकी प्रभारी सादर सिंह ने और हेड कांस्टेबल ने एक टीम गठित की थी और इसी के बाद ही लगातार तलाशी की गई और चोरों की तलाशी शुरू कर दी गई। पुलिस टीम के हत्थे चढ़े शातिर चोर मिथुन मैडा चढ़ गया और इसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान उस आरोपी ने अपने साथियों के नाम और शहर में हुई 10 चोरियों को कबूल किया है। वहीं पुलिस अभी भी उससे पूछताछ कर रही है जिससे और भी चोरियों का खुलासा की जाए और ऐसे में इस गिरोह के अन्य साथियों को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इस गिरोह ने शहर में साल भर में शारदा नगर, अंबिका कॉलोनी, अमरदीप नगर, रतील लाई और हिमालय नगर जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। साथ ही आपको बता दें कई बोर्ड में चोरी की वारदात को ये आरोपी काफी समय से अंजाम दे रहे थे। तो वहीं मनिया थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत विंतीपुरा के गांव खूबीपुरा की 2 बालिकाओं को नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई है। गांव की बालिकाएं भुजरिया विसर्जन के लिए गई थी और घटना को लेकर ग्रामीणों में अब हड़कंप मच गया है। सैकड़ों ग्रामीण संख्या में घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों बालिकाओं को नदी से काफी समय तलाश करने के बाद दोनों ही बच्चों के शव बाहर निकाले गए। ग्राम पंचायत विंतीपुरा सरपंच राजेश सिकरवार ने ये बताया है कि गांव की 4 से 5 लड़कियां सोमवार को शाम समय रक्षाबंधन के बाद आने वाले पर्व पर फुलैया विसर्जन करने के लिए गई थी। विसर्जन के दौरान 3 लड़कियां पानी में बहने लगी। इसी दौरान एक 8 साल की लड़की छवि गहरे पानी में चली गई और पानी में डूबने लगी। तो वहीं उसे देखकर साथ की एक और लड़की जिसकी उम्र 13 साल बताई जा रही है उसे बचाने के लिए नदी में कूद गई और इसके चलते वो भी पानी में डूब गई। इसकी वजह से इन दोनों ही लड़कियों की मौत हो गई। देखते ही देखते दोनों बालिकाएं नदी के गहरे पानी में डूब गईं जिससे दोनों की मौत हो गई है। इधर मौके पर मौजूद अन्य बालिकाओं और महिलाओं ने शोर मचाया और शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। नदी में तलाश करने के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया। तो वहीं सरपंच ने इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों बालिकाओं की नदी में डूबने से मौत हो गई है। और राजस्थान में कई जगह डीजल के दाम 100 रुपए को पार कर चुके हैं। तो वहीं डीजल के दाम का शतक क्या लगा कि प्रदेश में नकली डीजल का गोरख धंधा भी शुरू हो गया। बता दें बुधवार को प्रदेश के बूंदी जिले में पुलिस ने नकली डीजल की शिकायत पर एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 35,000 लीटर से ज्यादा बायोडीजल टैंकर समेत जब्त कर लिए हैं। पुलिस का सहयोग करते हुए जिला रसद विभाग ने कार्रवाई करते हुए जांच के लिए सैंपल लिए हैं जिन्हें जांच के लिए कोटा एफएसएल लैब भेजा जाएगा। बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा के निर्देशन में जिले में नकली डीजल सप्लाई के लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर तालेड़ा थाना और सदर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए नकली डीजल से भरे 2 टैंकरों को जब्त किया है। दोनों ही टैंकर अलग अलग मार्गों से जयपुर से कोटा की ओर जा रहे थे।
ऐसे में तालेड़ा थाना पुलिस की ओर से जब्त किए गए टैंकर में 12,000 लीटर और सदर थाना पुलिस द्वारा जब्त किए गए टैंकर में करीब 24,170 लीटर बायोडीजल बताया गया। पुलिस की ओर से इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने के बाद अब रसद विभाग आगे मामले की जांच कर रहा है। इसी प्रकार तालेड़ा थाना पुलिस को भी मुखबिर की सूचना पर लक्ष्मीपुरा रोड से नकली डीजल से भरा एक टैंकर आने की सूचना मिली थी। और राजस्थान के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए पहले चरण में मतदान बृहस्पतिवार को 62.36% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि राज्य के 6 जिलों में 25 पंचायत समितियों के 519 सदस्यों और उन्हीं संबंधित जिलों में जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान करवाया गया। सर्वाधिक मतदान जोधपुर के जिले में हुआ, जहां केरू पंचायत समिति में 72.22% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। गौरतलब है कि पहले चरण में 9 पंचायत समिति सदस्य पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही जिले में 3,599 मतदान केंद्रों पर मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू हो गया। शाम 5:30 बजे तक 61.41% मतदान दर्ज किया गया, तो वहीं अंतिम आंकड़ा 62.36% मतदान जारी रहा। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए दूसरे चरण के लिए मतदान 29 अगस्त को और तीसरे चरण के लिए 1 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। मतगणना 4 सितंबर को सुबह 9 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर होगी और 6 जिला परिषद के कुल 200 सदस्यों और 78 पंचायत समिति के 1,564 सदस्यों के लिए चुनाव के लिए बृहस्पतिवार से 3 चरणों में चुनाव करवाए जा रहे हैं। बताते चलें कि 1 जिला परिषद सदस्य और 26 पंचायत समिति सदस्य पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं।